जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। पंचायती राज आज के हमारे सिलेबस का टॉपिक है। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में इसे स्थानीय स्वशासन या स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के शीर्षक से भी शामिल किया जाता है। पुरानी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं। हर एक का एनालिटिक्स भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शंस भी दे रहे हैं और मिलते जुलते ऐसे फैक्ट्स भी दे रहे हैं जो परीक्षा में आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए। लेट अस स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान के भाग 9 का शीर्षक है पंचायत। और दूसरा कथन है, इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों पर तथा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर लागू नहीं होगी। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, केवल एक सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, तीसरा है 1 एवं 2 दोनों सही है, यह तीसरा ऑप्शन है ना, और चौथा ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2 सही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पहला कथन है ना, संविधान के भाग 9 का शीर्षक है पंचायत, यह सही कथन है। दूसरा है कि इस भाग में जो भी बात दे रखी है वह अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों पर तथा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर लागू नहीं होगी, यह कथन भी सही है। अब चूंकि दोनों कथन सही है तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? तीसरा, 1 एवं 2 दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता को बाधित नहीं करता है? तो आपको ध्यान से देखना है, नीचे 4 कारक दे रखे हैं और महिलाओं की सहभागिता को बाधित करने वाले कारक नहीं देखने हैं। जो कारक बाधित नहीं करता है वह देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ना तो लास्ट में जो आता है कि नहीं करता है या नहीं होता है, इस चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। पहला है वित्तीय संसाधनों की कमी, कोई इशू नहीं है। दूसरा है असहयोगात्मक नौकरशाही, यह भी इशू नहीं है। अब अपना देख लीजिए, अपना क्या है, महिलाओं की सहभागिता को बाधित नहीं करता है। तो अपना उत्तर होगा तीसरा, संवैधानिक पूर्वाग्रह, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई पूर्वाग्रह है ही नहीं जो महिलाओं की सहभागिता को बाधित करे। उल्टा संविधान ने तो पंचायती राज में महिलाओं को 33%, 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है और 2009 से महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर पंचायती राज में 50% कर दिया गया है। तो हमारा जो सही उत्तर है ना कि कौन बाधित नहीं करता है, तो वो है संवैधानिक पूर्वाग्रह। तो हमारा सही ऑप्शन तीसरा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अब यहाँ पर आप देख लीजिए 4 ऑप्शन है। हमारा सही वाला ऑप्शन है आर्टिकल 243, 243। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो अनुच्छेद 12 दे रखा है ना, तो यहाँ पर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक तो मूल अधिकारों का वर्णन है। ये जो तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 356, इसमें राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसका उल्लेख है। और चौथा जो हमारा ऑप्शन है आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360, इसमें देश में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो पंचायती राज से रिलेटेड, संवैधानिक दर्जे से रिलेटेड हमारा सही ऑप्शन है 1, 243। नेक्स्ट हम जाते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, स्थानीय शासन शब्द आया, यानी वही पंचायती राज, नगरीय निकाय जो भी है। अब सही क्रम पहचानना हमको। अब इसमें क्या है, ए दे रखा है मुकानी बोर्ड, बी दे रखा है 73वां संविधान संशोधन, सी दे रखा है थुंगन समिति की सिफारिश और डी दे रखा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब इस तरह के क्वेश्चन में नीचे इन्होंने इनका क्रम दे रखा है, कौन सा पहले हुआ, उसके बाद, फिर उसके बाद। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है ना वह है तीसरे नंबर वाला। अब तीसरे नंबर में क्या है अपन देख लेते हैं, ADCB। सबसे पहले आया मुकानी बोर्ड, उसके बाद आया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यह सन 1952 में अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से भारत में शुरू किया गया था। फिर तीसरे नंबर आती थुंगन समिति की सिफारिश,
यह 1989 से रिलेटेड है। और फिर आता है 73वां संविधान संशोधन, यह है 1992, 1992। तो इस तरह से अपन जो इनका क्रम देख रहे हैं तो क्रम होगा ADCB। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज की शक्तियों से संबंधित है? तो यह इसका हमारे लिए सही आंसर होगा 11वीं अनुसूची। अब देख लीजिए, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और जो 11वीं अनुसूची है यह पंचायती राज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? अब यहाँ पर देख लीजिए, जो ऑप्शंस दे रखे हैं अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो सही ऑप्शन अपना वह है तीसरा वाला, पंचायती राज सुधार। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बलवंत राय मेहता समिति 1957 से रिलेटेड है और अशोक मेहता समिति 1977 से रिलेटेड है, 77। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था है। अब इसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन है कि व्यवस्था किसकी। अब आप देखिए, ऑप्शन बिल्कुल नेक टू नेक है, मिलते जुलते हैं। स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की और ग्रामीण स्थानीय शासन की। तो हमारा सही जो उत्तर है ना वो है चौथा ऑप्शन, क्योंकि जो नगरीय क्षेत्र है ना उसके लिए तो अलग से नगर पालिका वाला पूरा सिस्टम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर ने निम्न में से क्या प्रावधान किए हैं। अब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है। ये यूँ पूछना चाह रहे हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में आया है उसमें जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई उसमें निम्न में से क्या क्या प्रावधान है। अब आपको सावधानी से प्रावधान को पढ़ना है और उसमें से सही कूट को चुनना है। तो उसमें ए दे रखा है जिला आयोजना समिति का गठन करना, तो बिल्कुल सही है कि जिला आयोजना समिति का गठन किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिला आयोजना समिति में 25 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन दे रखा है राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, यह भी सही है कि चुनाव आयोग पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव कराएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, राजस्थान में वर्तमान निर्वाचन आयुक्त जो है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वह प्रेम सिंह मेहरा है। सी ऑप्शन है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना, यह भी सही है, यह प्रावधान भी है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, जिसमें ए, बी और सी तीनों सही हो, और वो ऑप्शन है हमारा चौथे नंबर वाला, ए, बी एवं सी। अब यहाँ आपको एक और बता दूं, लेटेस्ट जो अभी गवर्नमेंट ने गठन किया है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए, जो राज्य वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है, तो अभी नया वित्त आयोग गठित किया गया है। इसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह को नियुक्त किया गया है और इस राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है तीसरा वाला, भाग 9। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, भाग 9 और भाग 9A, तो अपना सही उत्तर है भाग 9। संविधान में आपको पता होना चाहिए कुल 22 भाग हैं, 2 भाग अलग से जोड़े गए हैं, 9 और 9क, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। अब ग्राम सभा किन किन से बनती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अब तीसरे में क्या है आप देख लीजिए कि पंचायत सर्किल में आने वाले जितने भी गांव हैं उनके पंजीकृत मतदाताओं से। यहाँ कन्फ्यूजन मत रखिएगा, 18 वर्ष से ऊपर की आयु के या वयस्क होते हैं, लेकिन अगर उनका नाम, वो मतदाता के लिए पात्र जरूर है मतदान के लिए, लेकिन अगर उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फिर वो मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे। तो शब्दावली पर ध्यान देना, पंजीकृत मतदाता। नेक्स्ट अगला जो अपना क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो जो पंचायती राज में आपको पता होना चाहिए कि त्रिस्तरीय होते हैं। तो सबसे नीचे तो हो गया सबसे निचले स्तर पर पंचायत पर ग्राम पंचायत, और सर्वोच्च स्तर पर हो गया
जिला स्तर, जिला परिषद। अब जो मध्यवर्ती स्तर है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो देख लीजिए, क्षेत्र समिति कहाँ पर कहते हैं? उत्तर प्रदेश में, सही है ये। पंचायत यूनियन काउंसिल कहाँ पर बोलते हैं? तमिलनाडु में, ये भी सही है। तालुका पंचायत गुजरात में बोलते हैं। तो ये तीनों सही है। और हमको क्या पहचानना है? त्रुटिपूर्ण युग्म, यानी जो गलत है। तो देखिए चौथा क्या दे रखा है कि पंचायत समिति मध्य प्रदेश, यह गलत है, क्योंकि पंचायत समिति कहाँ पर कहा जाता है? राजस्थान में कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर का गठन करना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो 20 लाख की जनसंख्या है ना, किस साल को बेस बना करके काउंट की गई? 1971 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख या उससे कम है, वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर यानी पंचायत समिति के गठन की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वह है। अब देखिए ग्राम, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, बड़ा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम सभा, पंचायत, सरपंच और पंच ये दे रखे। तो सरपंच और पंच तो उसके प्रतिनिधि है। मूल चीज क्या होगी? संस्था कौन सी होगी? ग्राम सभा और पंचायत। लेकिन प्रतिनिधिक प्रजातंत्र के लिए सबसे अप्रोप्रिएट जो हमारा ऑप्शन है वह है ग्राम सभा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित हैं 29 मद। यहाँ पर देखिए जो पहला ही ऑप्शन है ना, वही सही है। अब संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायत से शामिल है, पंचायत से संबंधित है, और उसमें पंचायत से संबंधित कुल 29 विषय दे रखे हैं। यहाँ पर विषय की जगह मद शब्द दे रखा है, तो उससे भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा सेकेंड वाला ऑप्शन है, 23 अप्रैल 1994 ईस्वी। इसे एडीबी कह सकते हैं, है ना, एडो डोमिनी, या सन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली आपको एक अच्छा फैक्ट बता दूं जो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में पहली बार पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था ना, वह बीकानेर रियासत ने लागू किया था, रियासत काल यानी आज़ादी से भी पहले 1928 में। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रारंभ में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किए गए थे? तो देखिए किस अनुच्छेद में? प्रारंभ में मतलब ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला या 73 जो संशोधन लागू हुआ उसके पहले की बात हो रही कि पंचायत संबंधी प्रावधान कब किए गए थे, कौन से अनुच्छेद में किए गए थे? तो इसका सही आंसर है सेकेंड वाला, अनुच्छेद 40। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व एक पार्ट है, और उसमें ये अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान किए गए थे। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है ना, उनको क्रियान्वित करना राज्य की इच्छा पर निर्भर था। तो कई राज्यों ने संसाधनों के अभाव का बहाना बनाकर पंचायतों को ये पंचायती राज सिस्टम को लागू नहीं किया, अतः फिर ये 73वां संशोधन करना पड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्व प्रचलित पंचायती राज अधिनियमों में कब संशोधन किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है 1994, तीसरे वाला। यहाँ पर देख लीजिए कि हमने 1994 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की, तो इसके पहले जो भी छोटे मोटे अपने अपने स्तर पर जो अधिनियम चल रहे थे उन सबको संशोधित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्विति होती है। देख लीजिए इस टाइप का पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें शब्द था प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र, और यहाँ पर उसी शब्दों को हेर फेर करके क्वेश्चन को क्या दिया गया है, प्रत्यक्ष जनतंत्र। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जनतंत्र की जगह लोकतंत्र या प्रजातंत्र शब्द भी काम में ले सकते हैं। प्रत्यक्ष जनतंत्र मतलब सभी लोग सीधे निर्णय प्रक्रिया में जुड़े हों। तो ऐसा कहाँ पर संभव होता है? ग्राम सभा में। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? पहला ही वाला है, ग्राम सभा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन विषय है। तो देखिए यहाँ पर सूचियाँ दे रखी है, तो आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन है संघ सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का कार्य किसका है? केंद्रीय संसद का है। दूसरा है राज्य सूची।
राज्य सूची में जितने विषय हैं ना, उन पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य के विधानमंडल का। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों का है, लेकिन टकराव की स्थिति में संसद द्वारा पारित कानून या नियम मान्य होगा। और चौथा है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति संसद को दे रखी। तो स्थानीय शासन इनमें से किस में आता है? तो यह स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सेकेंड नंबर वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्थाओं के विषय में अशोक मेहता समिति की सिफारिशों की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिए, आखिरी में क्या दे रखा है? अशोक मेहता समिति की सिफारिशों की विशेषता नहीं है। मतलब हमको क्या देखना है? ऑप्शन में जो जो विशेषता है उनको नहीं देखना है, जो उस सिफारिशों में शामिल नहीं है उसको देखना है। तो इसमें देख लीजिए, उन्होंने कहा था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, उन्होंने सिफारिश की थी ये, है ना। चुनाव में राजनीतिक दलों का शामिल न होना, ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि अशोक मेहता ने कहा था कि राजनीतिक दलों को चुनाव में शामिल होना चाहिए, और यहाँ पर क्या कहा है कि शामिल नहीं होना। और तीसरी और चौथी जो एसटी और एससी के लिए आरक्षण की भी उन्होंने सिफारिश की थी, और पंचायती राज के प्रभारी मंत्री की भी सिफारिश की थी। तो सही ऑप्शन है सेकेंड नंबर वाला। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए आप, पंचायती राज संस्थाओं को समनुदेशित की जाने वाली संरचना, शक्तियों तथा कार्यों के अध्ययन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। 4 समितियां दे रखी। पहली है संथानम समिति, दूसरी अशोक मेहता समिति, तीसरी बलवंत राय मेहता समिति, और चौथी है GV.K. राव समिति। निम्नलिखित में से उपरोक्त का सही कालानुक्रम कौन सा है? अब यहाँ पर देख लीजिए, हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले आई थी इन चारों में से बलवंत राय मेहता समिति, तीसरे नंबर। तो देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन भी 3 से शुरू हो रहा है, और तीसरा ऑप्शन भी 3 से शुरू हो रहा है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन तो अपने आप कट गए। अब पहले और तीसरे ऑप्शन में सेकेंड नंबर क्या है? पहले में 4 नंबर है और दूसरे में क्या है? 1 नंबर। हमको पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, और उसके बाद संथानम समिति आई थी 1963 में। याद रखिए, भ्रष्टाचार पर संथानम समिति जो आई थी उसका सन 1964 है, वो अलग मैटर है। तो 3 के बाद क्या आना चाहिए? 1। तो अब देखिए, इन चारों ऑप्शन में से 3 के बाद 1 कौन है? केवल तीसरा ऑप्शन है। तो हम सभी फैक्ट्स नहीं पता हो तो भी इस तरह से भी हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। मैं चारों को फिर से बोल देता हूं। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई 1957 में, फिर संथानम समिति आई 1963 में। यहाँ पर आपको बता दूं, यही समिति 65 में पंचायती राज पर फिर आई थी। तीसरे नंबर पर आई अशोक मेहता समिति, यह आई थी 1977 में। और चौथे नंबर पर आई थी GV.K. राव समिति, और GV.K. राव समिति का सन है 1985, 1985। नेक्स्ट देख लीजिए, राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायत राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई? तो इसका सही ऑप्शन है पहला है आंध्र प्रदेश। देखिए, राजस्थान में आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को नागौर जिले के बगदरी से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, लेकिन ये केवल स्थान के मामले में पहले नंबर पर था। समूचे राज्य के हिसाब से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था शुरू की गई थी, और इसका आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया था शादनगर से। अब हम राजस्थान के पर लौट आते हैं कि जब नागौर के बगदरी में 2 अक्टूबर 1959 में शुरुआत की गई, तो उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उस समय हमारे पंचायती राज मंत्री नाथूराम मिर्धा थे। ये वही नाथूराम मिर्धा है जिनकी अध्यक्षता में गठित जो समिति थी, कमेटी, उसकी सिफारिश के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कि प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि।
बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो उनके लिए दूसरे अलग सिस्टम बनाया गया है। नेक्स्ट, पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए 4 ऑप्शन में आप देख लीजिए, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और संघीय सरकार। इनका पंचायत व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, आप इजीली कर लेंगे कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ग्राम सभा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति थी। तो इसका ऑप्शन जो पहला ही पहला है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, यह सही है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दूसरा जो पंचायती राज संस्थाओं पर दे रखा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यह तो बलवंत राय मेहता समिति की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जो सिफारिश आई उसके आधार पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को ध्यान रखना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों पर पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। तो इसका सही उत्तर है पहला ही पहला है, ग्राम सेवक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब अगर जो एग्ज़ाम होगी ना तो उसमें ग्राम सेवक नहीं आएगा। अब इस पदनाम बदल दिया गया है, इनको बोलते हैं VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देगा। तो इसका सही ऑप्शन है पहला ही पहला, जिला प्रमुख, कि वह जो पंचायत समिति के प्रधान है वह अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को सुपुर्द करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, राज्य योजना आयोग का कोई लेना देना नहीं है। ग्राम पंचायतों को अनुदान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है, और हाल ही में जो राज्य वित्त आयोग गठित किया गया है उसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह हैं, और वित्त आयोग का गठन अगले 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसका सही उत्तर है अपना सेकेंड वाला ऑप्शन, 21 वर्ष। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि ग्राम पंचायत या जो भी संस्थाएं हैं अपनी निचले स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इस तरह से ग्राम पंचायत में वोट देने के लिए तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन सरपंच और वार्ड पंच के लिए एज ए कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होने की उम्र 21 वर्ष है। तो अपना ऑप्शन सही है 21 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के सांसदों के लिए न्यूनतम कितनी है, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रामीण अंचल के नागरिकों को स्वयं के मामलों में प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है। तो यहाँ पर इसका हमारा सही ऑप्शन है तीसरे नंबर वाला, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट देख लीजिए, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसमें सही उत्तर है, देखिए सरपंच को तो प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर पूछा है उप सरपंच। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसका सही आंसर है सेकेंड नंबर वाला, जो निर्वाचित सरपंच है और जो निर्वाचित पंच है वह वोटिंग द्वारा उसे बहुमत के आधार पर चुनते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो हमारे राज्य की जो राजधानी है जयपुर में, वहाँ पर स्थित है। तो हमारा सही ऑप्शन है जयपुर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जोधपुर इसमें दे रखा है। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है निकल करके कि राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है। तो भी जोधपुर, और सूर्य नगरी किसे कहते हैं, तो भी जोधपुर, सन सिटी। नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, सरपंच और उप सरपंच ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरे नंबर वाला, विकास अधिकारी, अपन जो बोलते हैं ना BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो इसका सही उत्तर है सत्ता का विकेंद्रीकरण। देखिए आप जान रहे हैं कि पंचायती राज पर
ग्राम सभा पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूं जो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि लोकतंत्र यानी कि प्रजातंत्र या जनतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी थी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा था जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, यानी फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है। तो इसका सही उत्तर है सेकेंड वाला 5 वर्ष। अब सभी पंचायती राज संस्थाओं का मैं आपको बता दूं कि सबसे निचले स्तर पर तो होती है ग्राम पंचायत जो पंचायत स्तर पर होती है, और मध्यवर्ती स्तर पर राजस्थान में पंचायत समिति कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो इन सभी के लिए कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है और फैक्ट से रिलेटेड है। राजस्थान में या राज्य में न्यूनतम पंचायत समितियां किन जिलों में हैं? तो इसका उत्तर है 1, जैसलमेर। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग यह सबसे छोटा जिला है। और ये जो पंचायत समितियों का गठन 1971 की जनगणना को आधार बनाकर किया जाता है, तो जनगणना वहाँ की कम है, इसलिए वहाँ पर पंचायत समितियाँ भी कम है। कहाँ पर? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था है। तो इसका उत्तर है तीसरा वाला जो हमारा ऑप्शन है, त्रिस्तरीय। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर को स्किप किया जा सकता है, यानी छोड़ा जा सकता है। तो राजस्थान की जनसंख्या तो 20 लाख से ऊपर है, इसलिए हमारे यहाँ पर तीनों स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायतियों के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? तो यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1959 में तो शुरुआत हुई, तो चुनाव भी तभी हुए होंगे। नहीं, 1959 में 2 अक्टूबर को तो राजस्थान में शुभारंभ हुआ, पर जो प्रथम चुनाव है पंचायतों के वह अगले साल यानी 1960 में संपन्न हुए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर है ग्रामणी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा मिलता है कि जो वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामणी कहते थे ना, इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो अथर्ववेद में। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वर्तमान में ग्राम प्रमुख को हम सरपंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है देखिए तीसरे नंबर वाला, चोल शासक। यह दक्षिण भारत में राज करते थे और इन्होंने पंचायतों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भारतीय संविधान में 1993 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ को संविधान के 9वें भाग के रूप में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो देख लीजिए जो पंचायत से संबंधित जो संशोधन है ना वह 73वां 73। तो हमारा सही ऑप्शन है तीसरे वाला कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है निम्न में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं मैं आपको बता दूं कि जो सादिक अली समिति है यह 1964 से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 से रिलेटेड है। और LM सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति, इनका साल है 1986। और यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन भी चौथा ही है। इन्हीं लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही इस पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर के सरकार के तीसरे स्तर घोषित करने के लिए जो नया अध्याय जोड़े जाने की सिफारिश इन्होंने की थी और लक्ष्मी मल्ल सिंघवी राजस्थान से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो देख लीजिए ये हम जानते हैं कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के क्रम में जोड़ी गई और 73वां संविधान संशोधन 1992
सत्र साल से संबंधित है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप यहाँ भी 1992 ही देख लो। 1992 तो उस संशोधन को प्रस्तुत करने का साल है। तो ये जो 11वीं अनुसूची कब जुड़ी गई, तो उसका सही उत्तर है 1993। यहाँ पर आप जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सबसे एप्रोप्रिएट या बिल्कुल संवैधानिक दृष्टि से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सरपंच। सरपंच ही ग्राम का मुखिया या ग्राम का प्रथम नागरिक होता है, तो वही उसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं है? आपको ध्यान देना है। एक तो पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी पद, यानी चाहे तो आप उसको ग्राम पंचायत मान लो, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद, किसी भी स्तर पर योग्य उम्मीदवार नहीं है, मतलब जो चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। एक तो 18 वर्ष की उम्र का वयस्क, तो 18 वर्ष की उम्र का वयस्क चुनाव में वोट दे सकता है, लेकिन चुनाव में भाग, किसी पद के लिए भाग नहीं ले सकता है। दूसरा है 27 नवंबर 1995 के पश्चात तीसरी संतान वाला व्यक्ति, यह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह आप डेडलाइन याद रखिएगा, 27 नवंबर 1995। पागल या दिवालिया, यह भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। और चौथा ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर क्या है? चौथा वाले कि ये उपयुक्त सभी योग्य उम्मीदवार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली जो पंचायत समिति है उसमें कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है कि 15 सदस्य चुने जाएंगे। यहाँ पर याद रखिए कि जो ग्राम पंचायत है ना, वहाँ पर राजस्थान के अकॉर्डिंग न्यूनतम 9 सदस्य होने चाहिए, पंचायत समिति के लिए 15 सदस्य और जिला परिषद के लिए 17 सदस्य। ये बात अलग है कि भारत सरकार के द्वारा जो संशोधन पारित किया गया उसमें राज्यों के लिए न्यूनतम 5, किसी ग्राम पंचायत में न्यूनतम 5 वार्ड पंच का भी प्रावधान है, पर अपने राजस्थान में वार्ड पंच कम से कम कितने होने चाहिए पंचायत में? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, यह किसकी रचना है? तो यहाँ पर याद रखिए इसका उत्तर है पहला महात्मा गांधी। हमारे राष्ट्रपिता है मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता दूं, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, जिला प्रमुख निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र सौंपेगा? तो इसका सही उत्तर है तीसरा वाला ऑप्शन, संभागीय आयुक्त। ठीक है, यानी डिविजनल कमिश्नर। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती? देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, सभी ऑप्शन अपने को सही लग रहे होंगे, लेकिन हमको जो वास्तविक उत्तर है ना उसे ढूंढना है। अब पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि क्या है? पंचायती राज राजनीतिक चेतना से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा वाला, राजनीतिक चेतना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहां पर हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व होता है की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है दूसरे नंबर, हमारा ऑप्शन है राज्यपाल। कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है ना, इसकी नियुक्ति करते हैं उस राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल। नेक्स्ट देख लीजिए, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त को समय से पूर्व यानी कार्यकाल पूरा होने से पहले उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, सबसे सही ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विहित प्रक्रिया से राष्ट्रपति द्वारा। देखिए अभी पिछले प्रश्न में क्या था कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल, लेकिन उनको हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति द्वारा। यह दूसरा ऑप्शन दे रखा है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते हैं। हाईकोर्ट के जो जस्टिस है उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का पालन करके ही राष्ट्रपति जी
उनको हटा सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? तीसरे नंबर वाला। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विभिन्न करों के बंटवारे हेतु सिद्धांत निर्धारित करना। अब देखिए, पंचायती राज संस्था की बात आ गई और करों के बंटवारे की बात आ गई, तो यह काम कौन करेगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की बजाय राजस्थान निर्वाचन आयोग ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही है। यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं ये है राज्य वित्त आयोग, तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि चुनाव से संबंधित मामला नहीं है, करों के बंटवारे से संबंधित है, और करों के बंटवारे का जिम्मा किसका है? राज्य वित्त आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग तो चुनाव कराता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग क्या करता है कि लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। तो राज्य वित्त आयोग ही वह संस्था है जो राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विभिन्न करों के बंटवारे हेतु सिद्धांत निर्धारित करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, राजस्थान में मध्य स्तर की जो पंचायत है उसे कहते हैं पंचायत समिति। उसमें नियुक्त सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का पद नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है, हमारा ऑप्शन है सेकंड, खंड विकास अधिकारी, यानी BDO, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में कितने समय में चुनाव कराए जाने आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, कि विघटन की जो तिथि है उससे 6 माह के भीतर, यानी अधिकतम 6 माह पूरे नहीं होने चाहिए, वो 6 माह पूरा होने के पहले पहले उसका चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट देख लीजिए, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है, पहला ही है, हर 5 वर्ष में। तो अभी आपको बताया ही है कि अभी हाल ही में राजस्थान के लिए नवगठित जो राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। नेक्स्ट, राज्य में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन है पहला ही, जिला प्रमुख को। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देख लीजिए, इसका सही उत्तर है दूसरा वाला ऑप्शन है, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के जितने भी पंजीकृत मतदाता है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा मतलब कि मतदाता, पंजीकृत मतदाता सीधे सरपंच के लिए वोट डालेंगे, और जो उप सरपंच है ना उसका चुनाव पंच अपने में से बहुमत से चुनेंगे। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से किस प्रकार हटाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर आप देख लीजिए, ऑप्शन सेकंड वाला है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। याद रखिए, यह इस प्रक्रिया में भाग कौन लेंगे? निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य या पदेन सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद के चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता है? पहले ऐसा प्रश्न आया था, उसमें क्या था कि क्या योग्यता नहीं है। यहाँ पर क्या है, निम्न में से क्या योग्यता है। तो आपको प्रश्न कितना भी घुमा फिरा के आ जावे, उसमें से सही ऑप्शन को ढूंढने के लिए अपनी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो पहले देख लीजिए क्या क्या योग्यता है। पहली है न्यूनतम आयु 21 वर्ष, तो बिल्कुल सही है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, वह किसी भी पद के लिए पंचायती राज में चुनाव लड़ सकता है। दूसरा क्या है, संबंधित निर्वाचित क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है, यह भी सही है। तीसरा क्या, 21 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतान न हो, यानी 2 संतान तक हो, तीसरी नहीं होनी चाहिए। चौथा क्या, उपरोक्त सभी। तो अब यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या है, चौथा वाला, कि उपरोक्त सभी चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे देश में किस समिति की सिफारिश पर ग्रामीण स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश हुआ? तो इसका सबसे जो सही उत्तर है ना, वो आप जानते हैं, बार बार रिपीट हो चुका है, ऑप्शन दूसरा, बलवंत राय मेहता समिति। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अशोक मेहता समिति
इनकी जो गठन हुआ था 1977 में, इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्यकाल 4 वर्ष सजेस्ट किया था और मंडल पंचायत की भी सिफारिश की थी। आगे इसी आशय का प्रश्न जरूर आएगा। बलवंत राय मेहता समिति के गठन वर्ष 1957 है और इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण समिति भी कहा जाता है। सादिक अली समिति का जो सन है 1964 है। गिरधारी लाल व्यास समिति का सन 1973 है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि GV राव समिति 1985 से संबंधित है। ML संघवी समिति का 1986 में गठन हुआ था, ये भी बताया जा चुका है। थुंगन समिति 1988 में गठित हुई। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, VN गाडगिल समिति, इस समिति का गठन 1989 में हुआ था और वर्तमान जो त्रिस्तरीय व्यवस्था जो चल रही है ना पंचायती राज सिस्टम, यह इसी गाडगिल समिति की सिफारिश पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति और जो त्रिस्तरीय हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं वह 1959 में हुआ था। वर्तमान जो चल रहा है 73वें संविधान संशोधन 1992 के अकॉर्डिंग चल रहा है और ये जो सिस्टम है ये VN गाडगिल की सिफारिश पर आधारित है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर और क्या है कि 73वां संविधान संशोधन जो फाइनल हुआ था ना, वह राजस्थान के पंचायती राज मंत्री थे 1959 में नाथूराम मिर्धा, उनकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वही सही है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। यानी अगर वो 65 साल के नहीं हुए तो 5 साल बाद हटना पड़ेगा। और यदि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही 65 वर्ष की आयु हो जाए तो 65 वर्ष की आयु होते ही उन्हें हटना पड़ेगा। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री प्रेम सिंह मेहरा है और राज्य निर्वाचन आयोग है उसका कार्य है पंचायत और नगरीय जो शासन है उनके लिए चुनाव कराना। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? यह प्रश्न पहले भी आया हुआ है, रिपीट है, इसको आप देख लीजिए। इसका सही ऑप्शन है चौथा। इसका जो उप सरपंच है ना, उसका निर्वाचन जितने भी उस पंचायत के निर्वाचित पंच हैं वह अपने में से बहुमत के द्वारा करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक करेक्शन बता दूं कि इस चुनाव में सरपंच का वोट नहीं डलता है। सरपंच ये जो निर्वाचित पंच है उनमें से ही डिसाइड होता है, उसमें से वोटिंग से बहुमत के द्वारा जीता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोत में से निम्न में से कौन सा स्रोत नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कृषि आय पर कर यह लगाने का पावर पंचायती राज संस्थाओं को नहीं है। और पूछा भी यही है कि कौन सा स्रोत नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? पहला। बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं, सरकार से प्राप्त अनुदान व करों में हिस्सा, मेलों, सवारियों, मकानों एवं कृषि भूमि पर कर। याद रखिएगा पहले ऑप्शन में क्या है? कृषि आय पर कर है, यहाँ पर क्या है? कृषि भूमि पर कर और जुर्मानों से प्राप्त आय। तो दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में जो भी दे रखे हैं वह पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोत हैं, लेकिन पहला ऑप्शन है कृषि आय पर कर, वह स्रोत नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, राजस्थान में कौन पंचायत समिति के सदस्य नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है ना, ये क्वेश्चन बहुत डीप में है और बहुत अच्छा है। इसका ऑप्शन तो सीधा सीधा यही है, जिला कलेक्टर, क्योंकि जिला कलेक्टर सरकारी अधिकारी होते हैं। तो यह तो पंचायत समिति के सदस्य नहीं है। लेकिन कभी क्वेश्चन इसी को बदल करके पूछा जाए कि निम्न में से कौन कौन से पंचायत समिति के सदस्य हैं, तो आपको याद रखना होगा पंचायत समिति हेतु जनता द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं वो तो है ही, साथ ही उस पंचायत समिति के क्षेत्र में जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं उन सभी के सरपंच पंचायत समिति के पदेन सदस्य माने जाते हैं। और उस क्षेत्र से जो विधानसभा के सदस्य हैं यानी विधायक हैं, वह भी स्वतः यानी पदेन पंचायत समिति के सदस्य माने जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं, जब भी कोई चुनाव जैसी स्थिति आती है तो उसमें निर्वाचित सदस्य वोट दे सकेंगे, यह पदेन सदस्य वोट नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? आप देखिए पहला ऑप्शन है पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव कराना। यह कार्य राज्य चुनाव आयोग का है, जिला परिषद का नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लीजिए,
पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च स्तर की संस्था जिला परिषद, उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे निचला स्तर था ग्राम पंचायत, वहाँ सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष हो रहा था और वार्ड पंच का चुनाव प्रत्यक्ष हो रहा था, लेकिन उप सरपंच का चुनाव वार्ड पंच अपने में से बहुमत के आधार पर करते थे। यहाँ जिला परिषद का अध्यक्ष यानी जिला प्रमुख और उपाध्यक्ष यानी उप जिला प्रमुख, इनका चुनाव कौन करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है चौथा वाला, जिला परिषद के जनता से निर्वाचित होकर के जो सदस्य आए हैं यानी जिला परिषद सदस्य, वह अपने में से बहुमत के द्वारा उनका चुनाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम घोषित किया था? तो इसका सही ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में 1982 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका सही उत्तर है चौथे नंबर पर है, चौथा ऑप्शन लॉर्ड रिपन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1870 में भारत के जो वायसराय और गवर्नर जनरल बनकर आए थे मेयो, उन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। यद्यपि वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ और बाद में उसी को व्यवस्थित रूप में रिपन ने शुरू किया, तो इसे भारतीय स्वशासन या स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है, किसे? रिपन को। नेक्स्ट, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए कि पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर जो 3 है वह हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट देख लीजिए, पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सुझाया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक मेहता समिति के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मंडल पंचायत प्रतिरूप। यहाँ पर मैं आपको बता दूं अशोक मेहता समिति, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 1977 में इस कमेटी का गठन किया गया था। इन्होंने द्विस्तरीय प्रतिरूप सुझाया था, लेकिन सही उत्तर क्या है? मंडल पंचायत प्रतिरूप। इन्होंने कहा था कि जिला परिषद तो होना चाहिए और बाकी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को मिला करके एक मंडल पंचायत प्रतिरूप देवे, और इसके साथ ही इन्होंने कार्यकाल 5 वर्ष की बजाय 4 वर्ष की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान के चौथे भाग में है, चौथे भाग में, और उसमें अनुच्छेद 40 है, वह पंचायती राज संस्थाओं के गठन से संबंधित है। लेकिन चूंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों की पालना करना राज्य की इच्छा पर निर्भर है, अतः इनका क्रियान्विति नहीं हो पाई, इसीलिए इसको संविधान संशोधन करके आगे बढ़ाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे पास कि वार्ड सभा, ग्राम पंचायत से भी नीचे एक और स्तर है वार्ड सभा। तो पूरे भारत में वार्ड सभा के गठन में राजस्थान नंबर 1 पर है। और याद रखिए कि पंचायती राज संस्थाओं में जिनमें भी सदस्य संख्या कम होती है, जैसे ग्राम पंचायत, तो उसमें गणपूर्ति यानी कोरम 1/3 सदस्य हैं। लेकिन ग्राम सभा में चूंकि उस ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं जिनकी संख्या बड़ी होती है, तो ग्राम सभा के लिए कोरम अर्थात गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 रखी गई है। कई बार इसे 10% के रूप में भी ऑप्शन में दिया जाता है। अभी वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है ना, यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत चल रही है। तो इसे सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? तो कर्नाटक में। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में नागौर के बगदरी में की गई, लेकिन वर्तमान जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ पंचायती राज व्यवस्था? तो कर्नाटक में। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा की बैठक, याद रखिए ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो 4 अनिवार्य बैठक होती है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। उम्मीद है यह प्रश्न आपके बहुत उपयोगी साबित होंगे।
आप बिल्कुल किसी तरह का रिस्क मत लीजिए, हर प्रश्न पर पूरे फोकस होकर तैयारी कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य एवं सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।